उसी शुभेंदु अधिकारी को आप सीएम बना के बैठा रहे हो और शुभेंदु अधिकारी भी अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जो एक टाइम में बीजेपी को पसंद नहीं करते थे, जो हिंदुत्व के अगेंस्ट में बोलते थे, मुसलमानों के समर्थन में उन्होंने अपने कई बयान दिए हैं, अब वो बोल रहे हैं जो जिहाद करेगा उनके खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे। सीएम बनने से ठीक 10 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देंगे, हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, साफ साफ लोगों को ये चीज दिख रही है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमेशा से टारगेट किया जा रहा है। तो आप वो लोग भी कहाँ हैं जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं? वो लोग कहाँ हैं जो बोलते हैं, वो लेफ्टिस्ट लोग, वो मुस्लिम लोग, वो लोग कहाँ हैं? कौन वोट दे रहा है फिर उनको? 15% लोगों को आप एकदम इग्नोर कर रहे हो और वो सरकार भी बना रहे हैं। जो बंगाल सेक्युलरिज्म के लिए आज तक फेमस रहा है, जो जिस बंगाल में भाईचारे के तौर पर लोग रह रहे हैं, उस बंगाल में आज राइट विंग की सरकार है, वो भी इसीलिए क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। तो चरम सीमा पर है इसका मतलब, फिर किसी को सामने नहीं आना चाहिए। आपने देखा नहीं, शपथ ग्रहण में मोदी जी थे, स्मृति ईरानी थी। हाँ, कमाल की बात है, वो स्मृति ईरानी जो 300 रुपए के सिलेंडर के लिए सड़कों पर निकली थी, आज 900 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, उसके लिए तो नहीं निकली, वहां शपथ लेने के लिए पहुंचवा दिया वहां पे उनको। शर्म करो। जो मतलब कल कैसे थे यार तुम, आज क्या हो तुम? और वो शुभेंदु अधिकारी जी भी ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जो हेमंता विश्व शर्मा है ना, जैसे उन्होंने किया कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए, ये भी वही कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आने वाले लोग हैं। तो क्या दिक्कत है, भगवा धारण करके ही तो शपथ ली है। वही तो भगवा धारण करके ही यहाँ पे राजनीति होती है। मैं आज भगवा धारण कर लूं, मोदी जी आगे मेरे को टिकट दे देंगे, क्योंकि मोदी जी को उससे तो फर्क नहीं पड़ता तुम आइडियोलॉजी से कहाँ से आ रहे हो। हमारे बारे में बात करो, हमारे लिए 2 वोट मांगो, हम उसी में खुश हैं, तुमको दे देंगे। वहां पे हेमंता को वहां पे सीट दी, बंगाल की जनता परेशान थी दीदी से ना, इतनी परेशान क्या बीजेपी को लाके आपने बीजेपी को बिठा दिया? देख नहीं रहे हो और स्टेट्स में क्या हालत हो रही है? बंगाल में हिंदू किस तरीके से मारा जा रहा था पता है ना सबको, अब नहीं होगा ना, अब हिंदुओं पे अत्याचार। यूपी में भी ये चीज बोली गई, कितने लोगों को मारा जा रहा है मैम, दलितों को मारा जा रहा है, इटावा की घटना किसी से नहीं छुपी, ठीक है, जौनपुर की घटना किसी से नहीं छुपी, कितनी घटना गिनाओ। बात हो बंगाल की, आप यूपी और जौनपुर। अरे तो मैं तो मुद्दे पे नहीं, सुनिए आप बंगाल की बात करेंगे, बंगाल में हिंदुओं को मारा गया, तो अब बीजेपी आई है तो ये चीज नहीं होगी, यही चीज बोल रहे हो ना आप? तो यूपी में तो बीजेपी है ना, यूपी में तो बीजेपी है, एमपी में 25 साल से बीजेपी की सरकार है, एमपी में 25 साल से बीजेपी की सरकार है ना। रीवा की घटना वही हुई है ना, उखाड़ दी गई ना चोटी। तो क्या हो रहा है, तलवार कहाँ बांटी जा रही है? यूपी में ही बांटी जा रही है ना। कह रहे हैं बंगाल में अब योगी जी का बुलडोजर काम आएगा, बुलडोजर चलेगा बंगाल। जहाँ जहाँ बुलडोजर चल रहा है वहाँ बेड़ा गर्क हो रहा है। बुलडोजर यूपी में चले, देख लो क्या सिचुएशन है, बुलडोजर बिहार में चल रहा है तो देख लो क्या सिचुएशन है। ठीक है कि वो लोग एक मुद्दे पे आ ही नहीं पा रहे कि हम सीएम बनाए किसको। ठीक है, सम्राट चौधरी अपने अलग एक्शन में, अलग तेवर में दिख रहे हैं हम लोगों को। आसाम में देख रहे हो हेमंता ने पहले क्या किया, अब क्या करेंगे वो भी। अब यहाँ पे एक कमी थी शुभेंदु की, वो भी कमी पूरी हो गई है। राजनीति किस दिशा में जा रही है आप बताइए? सारे ही लोग अगर हिंदुओं की बात करने वाले हैं तो आपकी सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती अंकिता भंडारी के रेपिस्टों के ऊपर? अरे अगर इतनी ही दिक्कत थी जनता को तो पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बनी मैडम? पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है बंगाल में। वही ना, साम दाम दंड भेद हर चीज लग रही है मैडम, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। जिस देश में एसआईआर होना चाहिए ऐसे टाइम पे जब सारी चीजें नॉर्मल हो, इलेक्शन पास में ना हो, वहां पे इलेक्शन के दौरान एसआईआर हो रहा है। जब जनता नहीं, अरे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता कितने लोग किसके साथ में, कितने लोग ऑपोजिशन के साथ में। बीजेपी इज लाइक कि हम वोट ही नहीं देने देंगे लोगों को, तो सरकार बनेगी कैसे उनकी? हम फेक वोट डलवा देंगे, हम एसआईआर के थ्रू वोटर्स का नाम कटवा देंगे, हम ईवीएम में थोड़ा बहुत घपला कर देंगे, हम वोट चोरी करवा देंगे, सब कुछ हम करवा देंगे, सामदान दंड भेद हम लगा ही देंगे। तो ऑपोजिशन के साथ में कितने भी लोग हो, जब वो वोट ही नहीं डाल पाएंगे तो सरकार कैसे बनेगी? बीजेपी के नेता आप जैसे लोगों को कहते तो कि आप जैसे लोगों को काम नहीं करना, अगर इतना ही विरोध करना है तो सामने ही ना आए। तुम करो ना काम, तुमको तो काम कर, हमारे जैसे लोग तो काम नहीं करते, तुमको तो काम करवाने के लिए बिठाया है ना, हाथ को क्यों खड़े कर देते हो फिर तुम? जब पेट्रोल में नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया, एलपीजी नहीं है, ठीक है, वो बोल रहे हैं हमारे साथ में कोऑपरेट करो, सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, हर यही चीज बोली जा रही है ना। तुम क्या कर रहे हो फिर सरकार में बैठ के? तो कल काम क्यों नहीं कर रहे? कल बेंगलुरु में मोदी जी ने भाषण में क्या कहा कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, घर से बाहर ज्यादा ना निकलें, और जो कच्ची धानी का तेल होता है उसको कम खाएं, लाके दो जॉब।
वर्क फ्रॉम होम भी लाके दो, लाके दो ना, तो मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। जब सबको घर बैठे पैसा मिल जाएगा तो कोई पागल ही होगा जो बाहर निकलेगा। तो बताओ कितनी परसेंट है वर्क फ्रॉम होम के जितने भी जॉब्स हैं, बता देना। मुंह से बोलने में तो गपोड़ तो तुम सब कुछ देते हो कि हम बुलेट ट्रेन दौड़वा देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हम 15 से 20 लाख रुपए ला देंगे, हम स्किल इंडिया बना देंगे, हम मेक इन इंडिया बना देंगे, और क्या कहते हैं, किसानों को हम लोग अच्छी फैसिलिटीज देने वाले हैं, एग्रीकल्चर सोसाइटी रहेगी, हम लोग अपने ही दम पे सब कुछ करने वाले हैं, हम लोग कील से लेके सब कुछ अपने यहाँ पे बनवाने वाले हैं, और क्या कहते हैं 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम पहुंचने वाले हैं। हम तो सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि कम खाइए, गैस कम इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल कम पहले कीजिए, मोदी सोना मत खरीदिए। मोदी जी से बोलिए जो अपने 10-10 लाख के तो जनता ने उन्हें हराया। राहुल गांधी जी अगर ये बोलते हैं कि जनता ने उन्हें हराया, तो मैं उनका सबसे बड़ा निंदा कहूंगा, वो सफेद झूठ बोलेंगे जनता ने नहीं हराया। कहीं कांग्रेस को नहीं हराया, कहीं ममता बनर्जी साहिबा को नहीं हराया, कहीं विपक्ष को नहीं हराया। विपक्ष नाकाम है, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज है, स्लीपर सेल्स के कब्जे में है। वो उन वोटों की, जनता के वोटों की रक्षा करने में नाकाम है। जनता तो विपक्ष को ही जिता रही है। तो राहुल और ममता एक ही बात तो कह रहे हैं कि 100 सीटों की लूट हुई। 100 फिर झूठ बोल रहे हैं, या उन्हें समझ नहीं है। 10% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जिस भी स्टेट में या जिस भी लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें आती हैं, 10% से ज्यादा, ये बेंचमार्क है। मैं तो एक्सपर्ट हूं ना सबसे बड़ा इस चीज का, इनके ईवीएम की चोरी का। मैं बोल रहा हूँ ये 10% से ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन दे के बोल रहा हूँ, 10% भी सीटें आती हैं। 11% अगर आता है इनका, तो वो चोरी है, चोरी चोरी और चोरी। अब विपक्ष में इतनी हिम्मत भी नहीं बनी। ममता बनर्जी साहिबा जैसी बहादुर नेता सिर्फ 100 सीटों की बात कर रही है, शर्मा शर्मी। असलियत कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें आ रही थी वहां पे। मतलब आप कह रहे हैं ममता जी भी कमजोर है? अगर 100 सीटें बोल रही है तो बिल्कुल कमजोर है। 25 सीटों से ज्यादा कहां से आ जाएंगी? तो आप एक भारतीय जनता पार्टी का ये बंगाल में क्या मतलब है? कौन है भारतीय जनता पार्टी बंगाल? सर पिछले बार 77 थे, इस बार इंप्रूव तो पहले भी ईवीएम से थी, अब भी ईवीएम से। पहले ईवीएम का थोड़ा कम इस्तेमाल कर पाए थे, अब ज्यादा कर लिया। ईवीएम तो होगा कि ये बात बोलकर अपना नाकामी को छुपा रहे हैं कि जनता नहीं चाह रही है। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, या मुझे कोई किसी पार्टी में कुछ बनना है? नहीं, बयान तो हमेशा एक ही जैसा क्यों? आता है। वजह तमाम स्टेट को वजह बता दो एक आप, कि मैं क्यों आरएसएस और बीजेपी के इतना ज्यादा खिलाफ हूँ। एक वजह बता दो आप मुझे। हमारे जितने भी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां करके मुसलमान है, कितने सारे बीजेपी में है ना शामिल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं क्यों खिलाफ हूँ? मुसलमान होने की वजह नहीं है, और ये भी वजह नहीं है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, ये भी वजह नहीं है। ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, इनके इसलिए खिलाफ हूँ। एक वजह मुझे बता दो आप, नहीं कि मैं इनके खिलाफ क्यों बोल रहा हूँ। वजह बताओ। मुझे क्या प्रधानमंत्री बनना है? मुझे क्या मंत्री बनना है? मुझे तो कुछ नहीं बनना। सर ये भी फिर मैं इनके खिलाफ क्यों हूँ? ईवीएम की जो टेक्निकल जानकारी है ये भी तो हो सकता है आपको ना हो, इसलिए आप बोल रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोई एक्शन तो नहीं लिया। चुनाव आयोग तो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया आज। तो अगर आप ये मुझसे ये पूछ रहे हो कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर आप बताओ मुझसे ज्यादा किसको जानकारी है? पूरे देश में से एक आदमी ला के दिखाओ जिसको मुझे ईवीएम से ज्यादा जानकारी रखता हो। ये आपको मैं काउंटर चैलेंज दे रहा हूँ, हालांकि ऐसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि एक आदमी, सिर्फ आप चुनाव आयोग का सारा टीम, 100 इंजीनियर्स की टीम लाके मेरे सामने, जिस दिन उनकी हिम्मत हो जाए मेरे सामने बिठा दें, 100 इंजीनियर्स और 100 लॉयर्स, अभिषेक पता लग जाएगा किसको ईवीएम के बारे में ज्यादा समझ है। अभिषेक बनर्जी भी तो ये कह रहा है कि उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ, ईवीएम सिर्फ चेंज किया गया, उसके जगह पे दूसरा लाया गया। तो ये एक अलग आरोप है। उनको इतना ही पता लगा है अभी, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। मुझे उनसे कहीं ज्यादा पता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। उनको अब आंखों के सामने जो गड़बड़ हुई है वो उनको आंखों से नजर आई है। मुझे सिस्टम में क्या गड़बड़ है, मैंने पूरा चुनाव रामपुर का लड़ाई इसलिए था। और जो वीडियोग्राफी जिस दिन वो देखेंगे ना अभिषेक बनर्जी साहब, मेरे पास तो है ना 2 चुनाव की वीडियोग्राफी, मैं उन्हें दिखाऊंगा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। फिर वो बोलेंगे 25 सीटें नहीं आनी थी, इनकी 2 ही आनी थी। अभी तो इन्हें पता ही कुछ नहीं है क्या हो क्या रहा है इनके साथ।